एआई अब फ्यूचर नहीं प्रेजेंट बन चुका है और ये दुनिया इस एआई की आर्म्स रेस से गुजर रही है, जिसमें अमेरिका और चाइना जैसी कंट्रीज बिलियंस में पैसा लगा रही हैं। किस लिए? वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल एआई सिस्टम्स बनाने के लिए। This changes everything. This morning, it's called DeepSeek, and yesterday it became the most downloaded free app in the US on Apple's App Store. लेकिन दुनिया के ये सारे डेवलपमेंट्स तो एक तरफ हैं, और एक वो कंट्री जो हमेशा से अपनी आईटी और सॉफ्टवेयर पावर में डोमिनेंट रही है, वो इस पूरी रेस में दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही है। चाहे आप उसको कंपेयर कर लें दूसरे सेक्टर से, चाहे मिलिट्री हो, स्पेस हो, यही सारे रीजंस को जानेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे पूरा डिटेल में इस वीडियो के अंदर, तो बने रहिए टिल दी एंड। और हाँ, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, वर्दी लग रहा है, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आज जो हम हमारे अराउंड इतने पावरफुल एआई सिस्टम्स देख रहे हैं, ये कोई सडन या रीसेंट फिनोमिना नहीं है। ऑफ कोर्स रीसेंट स्ट्राइड्स तो हैं, पर एआई कोई बहुत न्यू चीज नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं इसको ट्रेस बैक करूं तो ये 1950s से ही समवेयर इसकी शुरुआत हो चुकी थी। 1950s में एलन ट्यूरिंग जैसे साइंटिस्ट ने समवेयर मॉडर्न कंप्यूटिंग और मशीन लर्निंग की शुरुआत की थी। आपने एक बहुत ही फेमस मूवी का नाम सुना होगा, इनफैक्ट देखी भी होगी, द इमिटेशन गेम। नाजी से रिलेटेड जो एनिग्मा कोड था, जिसको पूरी दुनिया डिसाइफर नहीं कर पा रही थी, उसको डिसाइफर करने में एलन ट्यूरिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिखाया गया है। लेकिन उस मूवी में जितना रोल एलन ट्यूरिंग का दिखाया गया, उसके बियॉन्ड उनके बहुत सारे कंट्रीब्यूशन रहे हैं कंप्यूटिंग की दुनिया में, और वही सारा ग्राउंड वर्क और मेहनत थी जिसकी वजह से आपको कई सारे रिजल्ट्स देखने को मिले आने वाले दशकों में। अगर हम 80s और 90s की बात करें तो वहां पे आपको फर्स्ट प्रोटोटाइप्स मिलते हैं एआई के, जहां पे ऐसे सिस्टम्स बनाए गए जो थोड़ा बहुत ह्यूमंस को कहीं ना कहीं इमिटेट करने लगे। लेकिन जैसे ही हम 21st सेंचुरी में एंटर करते हैं और 2009-10 के अराउंड पहुंचते हैं, वहां पे हमको सबसे बड़ी स्ट्राइड्स देखने को मिलती हैं एआई की दुनिया में, क्योंकि उस वक्त तक हमारे पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज आ चुकी थी जिनका यूज करके हम एआई को और रिफाइन कर सकते थे। फॉर इंस्टेंस डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क्स। उसका आउटकम क्या था? उसका आउटकम था आईबीएम का वॉटसन, गूगल का डीप माइंड, ओपन एआई का जीपीटी, और अब तो लाइन लग चुकी है। और अभी सबसे रिसेंटली तो आपने देख ही लिया डीप सीक, जिसने पूरी दुनिया भर में खलबली मचा दी है। यूएस वो पहली कंट्री थी जिसने एआई की डायरेक्शन में ढेर सारा इन्वेस्ट किया, बिलियंस में इन्वेस्ट किए, ये सोचकर कि जो फ्यूचर है उसमें एआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। और उसी के पीछे पीछे चाइना फॉलोड द फुटस्टेप्स। ऑल्दो उस लेवल पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं थे, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो जो हमेशा से सॉफ्टवेयर सप्लायर रही पूरी दुनिया में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की भरमार रही हमारी कंट्री में, सिमिलरली आईटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर में जो डोमिनेंस रही, अनफॉर्चुनेटली एआई को कंट्री उस तरह से आज तक कैपिटलाइज नहीं कर पाई है। एआई की दिशा में हमारी जो स्पीड है वो बहुत स्लो रही है और हम पिछड़ से गए हैं। आज जो एआई हमारे अराउंड हम देख रहे हैं जिस फॉर्म में, उसका एक ह्यूमन लाइफ में इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा हो गया है जिसका कोई हिसाब नहीं। पहले आदमी को लगता था कि एक वेबसाइट का कोड लिख देना, एक स्क्रिप्ट लिख देना, ये बहुत बड़ा काम है एआई के लिए, लेकिन वो सारे काम एआई अब सिर्फ चुटकियों में करता है। आजकल एआई उस लेवल पर पहुंच चुका है, डेवलप हो चुका है कि वो बड़े बड़े बिजनेस सिंगल हैंडेडली मैनेज कर ले। और उसके अलावा इतने सारे अनएक्सप्लोर्ड होराइजन्स हैं जो लोग हर दिन डिस्कवर कर रहे हैं एआई को लेकर। यूएस गवर्नमेंट ने जो उस वक्त इन्वेस्टमेंट्स किए थे आज से कई सालों पहले, उसके आउटकम्स उनको मिलना शुरू हुए और कंट्री में एआई का एक सडन बूम आया। यूएस का जो एआई मार्केट था, उसका वैल्यूएशन की बात करेंगे तो 2022 के अराउंड वो ऑलमोस्ट $90 बिलियन का था। 2024 में वो इजीली 100 क्रॉस कर गया, और अब प्रिडिक्शन ये है कि बाय 2027 वो आराम से 450 बिलियन जो है वो क्रॉस कर जाएगा। तो सोचिए कितने सारे वेंचर्स और खुलते जाएंगे। हाँ, ऑफ कोर्स इसकी डाउन साइड्स हैं, वो एक बड़ी डिबेट ऑलवेज रहेगी और अब वो बहुत रेलेवेंट भी होती जा रही है कि ह्यूमंस की जॉब तो ऑब्वियसली जाएंगी। ये डिबेट चली रही है और अब ये बड़े लेवल पर जा रही है। तो यूएस तो नेक्स्ट लेवल की लीड लेकर बैठा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, उसके आसपास भी कोई नहीं है एज ऑफ टुडे। लेकिन चाइना भी कम नहीं है। यूएस गवर्नमेंट पिछले कई सालों से परेशान है कि चाइनीज के हाथ कहीं अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज ना लग जाएं, ताकि वो हर चीज में लीड ना लेने लग जाएं। और एआई को लेकर भी यूएस गवर्नमेंट का यही स्टांस रहा है। इसी चीज के कारण उन्होंने ढेर सारा सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, चिप रिलेटेड एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस सब लगा दिए थे चाइना पर। डिस्पाइट ऑल दैट, फिर भी आज की डेट में चाइना में जो एआई का मार्केट है वो बिलियंस में है। और अभी जब से डीप सीक नाम की बला आ चुकी है मार्केट में, पूरी दुनिया भर में डिस्कशन चल चुका है कि जिस चैट जीपीटी को बनाने में बिलियंस एंड बिलियंस लगे थे, उसी का एक चाइनीज प्रोटोटाइप जो बहुत ही एक्यूरेट है समवॉट, $500 मिलियन में एक चाइनीज बंदे ने बनाकर खड़ा कर दिया। वो चलता भी बहुत सिमिलर है चैट जीपीटी के, बहुत कुछ चीजें उसमें बिल्कुल वैसी ही चलती है। तो आप सोच सकते हैं कि राइवलरी कंपटीशन किस लेवल पे जा रहा है। ईयू वगैरह भी है, उनके भी बहुत सारे प्रोमिसेस हैं एआई को लेकर, लेकिन इन दोनों कंट्रीज के अराउंड कोई भटकता भी नहीं है जिस लेवल की लीड ये कंट्रीज ले चुकी है। और इससे
इसी से एक बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी निकलती है कि आने वाले फ्यूचर में इन दोनों कंट्रीज पर कितनी डिपेंडेंस हो जाएगी। अगेन वर्ल्ड एक बायपोलर ऑर्डर की तरफ चला जाएगा जब एआई पावर की बात करेंगे तो। अब हमने थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी समझ लिया कि कैसे एआई एक ट्रांजिशन करता है। उसके बाद हमने जो एआई रिलेटेड रेस है कंट्रीज के बीच में, कौन लीड कर रहा है कौन नहीं, उसका भी एक ब्रीफ आइडिया ले लिया। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि अगर एक कंट्री को अपनी टेरिटरी में एक अच्छा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो उसकी बेसिक कोर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। एटलीस्ट एक ले मैन के नजरिए से वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपको ढेर सारी कंप्यूटेशनल पावर चाहिए। अगर मैं प्रिसाइज टर्म बोलूँ तो आपको कटिंग एज कंप्यूटेशनल पावर चाहिए। इसके लिए आपको ढेर सारे जीपीयूज चाहिए, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स। इतनी हाई प्रोसेसिंग पावर के लिए आपको जीपीयूज बहुत हेल्पफुल होते हैं, जिससे एआई इवॉल्व होता है और ट्रेन होता है। यूएस की इंपॉर्टेंट कंपनीज जैसे एनवीडिया, एएमडी, इनका आपने नाम सुना ही होगा। डोमिनेंट कंपनीज है जिनके जीपीयूज पूरी दुनिया भर में सप्लाई होते हैं। अब चूंकि लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि ये अगेन अमेरिकन कंपनीज हैं, जिसकी वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट इनको पूरी तरह कंट्रोल कर सकती है। इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट हो सकते हैं, कहाँ नहीं हो सकते। और यही रीजन मैंने आपको बताया था कि चाइना के ऊपर किस तरह से गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। ये चीज का फायदा इंटर्न अमेरिकन कंपनीज को भी मिला, क्योंकि वहां पे इजीली वो जीपीयू क्लस्टर स्टैब्लिश कर पाए। माना कि यूएस कंपनीज का डोमिनेंस है जीपीयू मार्केट में, लेकिन कुछ चाइनीज कंपनीज ने भी अपनी होम ग्रोन चिप्स बनाई है। उन्होंने भी अपना कुछ डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया एआई में। फॉर इंस्टेंस हुआवे ने अपनी किरिन चिप्स बनाई, जिसकी वजह से चाइनीज को भी समवेयर हेल्प मिली अपना खुद का इन हाउस एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। और यही रीजन है कि इतने सारे एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाने के बाद भी अमेरिका चाइना को पूरी तरह से एआई में नहीं रोक पाया। दूसरी रिक्वायरमेंट जो कंप्यूटेशनल पावर के बाद आती है वो है हाईली स्किल्ड मैन पावर, जो कि डेडिकेटेडली इस पर्पस को सर्व करे। एआई अपने आप में एक ऐसा एरिया हो गया है, इसके लिए आपको एआई की नॉलेज में स्किल्ड मैन पावर चाहिए। और फाइनली तीसरी रिक्वायरमेंट वो ये है कि आपको ढेर सारा डेटा चाहिए। इनफैक्ट डेटा नहीं, डेटा सेट्स चाहिए, क्योंकि एआई का जो इवोल्यूशन होता है और ट्रांजिशन होता है वो डेटा के थ्रू ही होता है। कोई भी एआई मॉडल है वो ढेर सारे डेटा को स्टडी करता है, उसको कंज्यूम करता है और अपने रिप्लाईज में इवॉल्व होता है। फॉर इंस्टेंस आज से कई महीनों पहले आप जीपीटी से कोई क्वेश्चन पूछोगे, तब के और आज के रिप्लाई में एक चेंज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि तब से अब तक एआई इवॉल्व हो चुका है। तो ये 3 मेन कोर रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आपको एक प्रॉपर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी कंट्री में चाहिए। ऑफ कोर्स इसके बियॉन्ड भी बहुत सारी की रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन बेसिक की रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो ये है। अब हमने मोटा मोटा ये समझ तो लिया कि अगर आपको एक एआई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो आपको क्या कोर रिक्वायरमेंट्स पे ध्यान देना है। अब जाहिर सी बात है, अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इन्हीं कुछ कोर एरियाज में ही प्रॉब्लम होगी। तो इन तीनों रिक्वायरमेंट्स में कहीं ना कहीं बॉटलनेक हो रही है कंट्री। अगर कटिंग एज कंप्यूटिंग पावर की बात करें तो हमारे पास कंट्री भर में कुछ सुपर कंप्यूटर्स तो हैं, कुछ अच्छे सुपर कंप्यूटर्स हैं, लेकिन जो हमें कटिंग एज जीपीयू रिलेटेड एनवायरनमेंट चाहिए, जीपीयू के क्लस्टर्स चाहिए, वैसा कोई भी अभी फैसिलिटी नहीं है कंट्री में उस तरह की, उस लेवल की। ना ही उस अमाउंट में इतने सारे जीपीयूज अवेलेबल है, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने जब से पूरी दुनिया भर में एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं तो उनका एक्सपोर्ट होना वैसे ही कंट्रीज में बंद हो गया है। चलो मान भी लो इंडिया में वो जीपीयूज लैंड हो गए समहाउ, लेकिन हमारे पास वैसी फैसिलिटीज ही नहीं है उन चीज़ों को कंज्यूम करने के लिए। यही एक रीज़न है कि आज से कुछ सालों पहले आपने सुना होगा हमारी कंट्री में एक नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन का भी अनाउंसमेंट हुआ था, जिसमें लगभग 9 से 10 बिलियन के प्रोमिसेस थे, इंसेंटिव्स थे, गवर्नमेंट का एक पुश सा था। लेकिन एज ऑफ टुडे चिप्स एंड सेमीकंडक्टर्स के मामले में जो हमारी डिपेंडेंसी है बहुत हाई है अमेरिका और ताइवान जैसी कंट्रीज पर। अगर हाईली स्किल्ड मैन पावर की बात करें तो पूरी दुनिया जानती है, इनफैक्ट इस पे तो डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं कि इंडिया किस तरह से एक ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम से गुजर रहा है, जिसमें यहाँ से हाईली स्किल्ड लोग, अच्छे इंस्टीट्यूट से पास आउट लोग जाके वेस्टर्न कंट्रीज में सर्व कर रहे हैं। अब उसमें उनको ब्लेम करने वाली बात नहीं है, यहाँ पे उनको उतनी वर्दी अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलती तो वो यहाँ रुकते नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उस तरह से यहाँ पे एवेन्यूज क्रिएट नहीं करे उनके लिए। तो जब वो डेडिकेटेड वर्क फोर्स यहाँ अवेलेबल ही नहीं है तो आप कैसे वो क्लस्टर्स को अगर बना भी दोगे तो यूटिलाइज करोगे। और जो मैसिव डेटा सेट्स की बात है वहां भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी इंडिया की जो डेटा रिलेटेड पॉलिसी या डेटा रिजीम है उसमें पूरा जो प्राइम फोकस है वो लोगों की डेटा प्राइवेसी पे है। डेटा लोकलाइजेशन की जो पॉलिसी है वो ये कहती है कि एक इंडियन का डेटा इंडिया में ही रहेगा, लेकिन इसके कॉन्ट्ररी इनिशियल स्टेजेस में जब एक कंट्री को अच्छा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है तो उसके लिए डेटा का मूवमेंट अलाउ करना पड़ता है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि डेटा का मूवमेंट जब स्मूथ रहेगा, जो आप एआई बना रहे हो उस एआई को ट्रेन करना और इजी रहेगा। अगर अभी किसी एआई को आप ट्रेन करोगे तो वो सिर्फ लिमिटेड डेटा सेट्स के साथ ट्रेन होगा। तो अभी के जो डेटा लॉज हैं इंडिया के उसमें फ्लेक्सिबिलिटी वाला इशू है। एक फाइन बैलेंस चाहिए बिटवीन अ पर्सन्स प्राइवेसी
एंड डेटा इनोवेशन। और इसके अलावा भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है जो कि बहुत फंडामेंटल हैं। फॉर इंस्टेंस हमारी एआई को लेके कोई एक प्रॉपर डेडिकेटेड पॉलिसी नहीं है, ना ही कोई स्ट्रक्चर्ड रोड मैप है एआई को लेकर। अनफॉर्चुनेटली आजकल का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है पूरी कंट्री में, जो पॉलिटिशियंस का एटीट्यूड है, उसमें एआई तो कहीं दूर दूर तक दिख भी नहीं रहा है। अभी जो सिर्फ दिख रहा है वो इलेक्शंस में यही है कि किस तरह से फ्रीबीज बांटे जाए। फॉर इंस्टेंस दिल्ली के इलेक्शंस चल रहे हैं या हो रहे हैं, उसमें किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज किस लेवल तक जा चुकी हैं फ्रीबीज बांटने के लिए। चलो सोशल वेलफेयर मान लिया, बसेस फ्री कर दिया आपने, वुमेन सपोर्ट के लिए आपने कुछ अमाउंट दे दिया, लेकिन पुजारियों को दे देना, हर किसी को पैसा बांटने का काम चल रहा है। और यही चीजों को एज अ पॉलिटिकल कैपिटल यूज किया जा रहा है पावर में रहने के लिए। तो सोचिए आप एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई वगैरह कहाँ हाथ लगता है। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव्स को भी हाईलाइट करना जरूरी है। कुछ हैं कंपनीज जो थोड़े थोड़े अपने होम ग्रोन मॉडल्स बना रही हैं एआई को लेकर। फॉर इंस्टेंस कृत्रिम, सर्वम एआई, रिलायंस और टाटा जैसी कंपनीज कोशिशें कर रही हैं एआई को लेकर। बट वो चीज मैंने कहा ना, वो लिमिटेशंस हैं उनकी बहुत सारी, टेक्नोलॉजीज को लेकर भी और फंडिंग को लेकर भी। यहाँ बात कर रहे हैं हम बिलियंस में इन्वेस्टमेंट की। एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि एआई रिलेटेड चैलेंजेस इंडिया के लिए बहुत बड़े हैं, बहुत मैसिव हैं, और वो इतने इजीली जाने नहीं वाले। इनफैक्ट इन चीजों को अगर कंट्री ने अंडरमाइन किया या इग्नोर किया तो आगे आने वाले सालों में जो डिपेंडेंसी हमारी हो जाएगी ना दूसरी कंट्रीज पे, वो कोई कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है अभी। जब तक कंट्री उन कोर रिक्वायरमेंट्स पर क्लियर फोकस नहीं करेगी, तब तक हमारा एआई रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर दूर दूर तक नहीं आ पाएगा। वो जब तक अचीव होगा तब तक दूसरी कंट्रीज और बहुत आगे निकल चुकी होंगी। तो वो सारी चीजें गवर्नमेंट को अब सीरियसली परसू करने की नीड है। इसकी एनालॉजी को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब 60s और 70s में कंट्री को स्पेस सेक्टर में आगे बढ़ना था, तो किस तरह से तब के पॉलिटिकल लीडर्स ने इसरो की फाउंडेशन की। यही रीजन है कि आज हमारा स्पेस सेक्टर में एक नाम है पूरी दुनिया भर में। सेम टाइप की अप्रोच आपको एआई में भी चाहिए, तभी हम आज से कई सालों बाद एआई के फ्रूट्स को बेयर कर पाएंगे। और जब से ये डीप सी कभी एक बला आ गई है पूरे मार्केट में, इसने ये चीज दिखा दी है कि जो ये बड़े बड़े मॉडल्स बिलियंस में बनते थे, ये सस्ते में भी बन सकते हैं। और चाइना पूरा जोर लगाएगा और सस्ते में बनाने के लिए। तब हमारे लिए फिर एक बहुत शेमफुल इवेंट बन सकता है फ्यूचर में कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजीज टाइम से क्यों नहीं आई, हमने क्यों नहीं कैपिटलाइज किया। तो राइवलरी और कॉम्पिटिशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है एआई की फील्ड में। तो देखते हैं गवर्नमेंट सीरियसली कुछ करती भी है या नहीं आने वाले टाइम्स में, या ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे लिखे हुए प्रोमिसेस ही रह जाएंगे। क्या हम वो दिन देख पाएंगे कि हमारी कंट्री का एक इन हाउस पावरफुल एआई चैट जीपीटी और चाइनीज एआई से कॉम्पीट कर रहा हो? ये तो टाइम ही बताएगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या क्या और प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम एआई अचीव नहीं कर पा रहे हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए गुड बाय।